हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे, चतुर्भुजों को समझना। इस टॉपिक पर जाने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं जो हमने पढ़ा था। तो देखिए, इस पर जाने से पहले आपको वक्र को यानी कर्व को समझना बहुत जरूरी है। कर्व क्या है? तो सीधी सी भाषा में, सामान्य भाषा में जो हम लोग पढ़ते हैं कि कर्व टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कर्व क्या है? कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसी को हम कर्व कहते हैं। अब देखिए, तो या तो यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब देखिए, वक्र मतलब सामान्य भाषा में टेढ़ी मेढ़ी रेखा हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन गणित में सीधी रेखा भी एक विशेष प्रकार का वक्र है। तो हम लोग यहाँ वक्र को टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा समझेंगे। ठीक है। और इसका एक और है कि जो बिना पेन या पेंसिल उठाए खींची जा सके। सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा जो बिना पेन या पेंसिल उठाए, पेन या पेंसिल उठाए खींची जा सके। कहने का मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा जो बिना पेन या पेंसिल उठाए खींची जा सके। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ऐसे देख लीजिए, ये भी वक्र है। ये देख लीजिए, ये भी वक्र है। ऐसे करके ऐसे जाइए, ये भी वक्र है। यानी कहीं भी पेन या पेंसिल नहीं उठता, ये सारा क्या है? वक्र है। अब हम चलते हैं समतल वक्र पर। समतल वक्र, वक्र मतलब समझ जाइए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा या कोई आकृति। तो इस तरह से बिना पेन या पेंसिल उठाए जो रेखा खींची जाती है वो सभी क्या है? वक्र है। अब एक वक्र का ही एक पार्ट आ गया, समतल वक्र, जिसको अंग्रेजी में प्लेन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व क्या है? देखिए, वक्र समझ में आ गया, समतल लग गया, मतलब क्या? समतल लग गया, इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्लेन सरफेस पे यानी फ्लैट सरफेस पे होगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड पूरा समतल है, ये कागज का पेज जिस पर आप लोग लिखते हैं वो समतल है। तो उस फ्लैट सरफेस पर खींचा जा सके तो वो क्या होगा? क्या होगा? समतल वक्र होगा। तो जब कोई वक्र, कोई वक्र समतल सतह, समतल सतह यानी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड, कागज इत्यादि, यानी जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, कागज इत्यादि, ये सब पर खींचा जाए।
खींचा जाए। तो जब कोई वक्र समतल सतह या फ्लैट सरफेस जैसे ब्लैकबोर्ड या कागज पर खींची जाए उसे समतल वक्र कहते हैं। अब देखिए, एक बात समझ में आ गई कि कोई भी वक्र का मतलब क्या, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा, और जो पेन या पेंसिल उठाए खींची जा सके। अब समतल वक्र मतलब किसी प्लेन जगह पर, किसी समतल सरफेस पर, सतह पर खींचा जाए उसे समतल वक्र कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, बिना पेन उठाए एक ऐसा बना दिया, ये क्या है? ये भी तो वक्र ही है। इस तरह की आकृति बना दिया गया, ये भी तो वक्र ही है। तो जब 2D आकृति यानी द्विआयामी आकृति यानी 2D आकृति बनता है तो वह समतल वक्र होता है। यानी किसी प्लेन सरफेस पर अगर कोई आकृति खींची जाती है तो वह समतल वक्र होता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके आगे, सरल बंद वक्र को समझते हैं। हमने वक्र समझा, समतल वक्र समझा, अब इसके आगे सरल बंद वक्र समझेंगे। सरल बंद वक्र क्या है? तो ऐसा वक्र जो कहीं भी खुद को या स्वयं को नहीं काटता हो, एक ऐसा वक्र जो कहीं भी खुद को या स्वयं को नहीं काटता हो और पूरी तरह बंद हो, अब इसको समझते हैं कि वक्र का क्या मतलब, कि बिना पेन उठाए अपना चलाते रहे, वक्र हो गया। तो ऐसा वक्र जो खुद को, यानी यहां से चल दिए, ऐसे चल दिए और इस तरह से नहीं काटता। ठीक है, अगर ये काट दिया तो सरल बंद वक्र नहीं हुआ। मतलब जैसे बढ़ रहा है, आप कोई भी आकृति बना लीजिए, ऐसे चला, ऐसे बना दीजिए, यहाँ इसको मिला दीजिए, तो ये बंद आकृति। और कहा पूरी तरह से बंद है, मतलब कोई भी सिरा इस तरह से खुला हुआ नहीं हो, इस तरह से पूरी तरह से बंद हो। जैसे आप एक आयत को ले लीजिए, ऐसे, यह क्या है? पूरी तरह से बंद है, यानी कहीं भी खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह से अब ऐसा ले लीजिए, ये सब क्या देख रहे हैं? सब बंद है और सरल बंद वक्र। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि जो आकृति, वक्र तो आप समझ ही गए, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखा हो,
और बिना पेन उठाए खींची जा सके तो वक्र है। प्लेन सरफेस पर खींचा गया वक्र है तो क्या कहते हैं, उसको समतल वक्र कहते हैं। और ऐसा वक्र जो बंद है और कहीं अपने आप को काटता नहीं हो, कहीं भी अपने आप को काटता नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, सरल बंद वक्र। ठीक है। अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट आप जो पहले पढ़े हुए थे, ये पहले आप लोगों ने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं दिया था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ है। आप लोग अगर ध्यान से सुनते भी होइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसको पहले आप सरल बंद वक्र को नोट कीजिए, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं इसी को, सरल बंद वक्र को। अब देखिए सरल बंद वक्र, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 3 और 4 भुजा है। तो इसका क्या नाम होगा? इस 4 भुजा के कारण इसका नाम चतुर्भुज पड़ा। चतुः मने 4, अभुज मने भुजा। चतुः का मतलब हो गया 4, अभुज का मतलब हो गया भुजा। तो 4 भुजा, यानी हम जो अब ये सरल बंद वक्र ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसमें 4 ही भुजा हो। ऐसा भी बंद आकृति हम लोग बना सकते हैं। इसमें 3 भुजा है, 1 2 3, इसका नाम पड़ गया त्रिभुज। क्या नाम पड़ गया? त्रिभुज। मने त्रि मने 3, त्रि मने 3, अभुज मने भुजा। तो 3 भुजा वाले को त्रिभुज कहे। ये सब क्या है? क्लोज्ड, बंद है। देखिए कोई भी सिरा खुला हुआ है नहीं है। तो इस तरह की जो आकृति है वो क्या हो गई? अब पहले 3 भुजा है तो त्रिभुज कहे, 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहे। यानी इस तरह से अगर बढ़ती जाए, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाए तो क्या हो गया? उसका नाम भी अलग अलग होता जाएगा। तो इस तरह से जब भुजाओं की संख्या बढ़ता जाएगा तो इसको एक साथ मिला करके हम बहुभुज कहेंगे। यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज। तो अब अपना टॉपिक होगा बहुभुज। यानी देखिए ना, पहले 3 भुजा, 1 2 3, अब है 1 2 3 4, यानी क्या है? बढ़ता जा रहा है। अगर हमको मन है तो इस तरह से 5 भी बना सकते हैं, तो पंचभुज होगा। जिसकी 5 भुजाएं हैं वो पंचभुज हो जाएगा। 6 भुजा है, जैसे देख लीजिए 6 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से देख लिया आपने, 6 भुजा है। ये बंद आकृति है। ठीक है, कहीं भी मुंह खुला हुआ नहीं है, ये बंद है एक दूसरे को। तो इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज। यानी बहुत सारी भुजा होगी। तो इसमें क्या है? इसको षष्ठ भुज कहते हैं, षष्ठ भुज। तो षष्ठ माने 6 ना, षष्ठ माने 6, अभुज माने भुजा। इसमें 6 गो भुजा है। अब देखिए ना, तो भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसमें। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज का
वर्गीकरण है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि बहुभुज क्या है। इसको नोट करना है, नोट कीजिए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बहुभुज पर चर्चा कर रहे थे, तो बहुभुज क्या है? बहुभुज, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं, ये बहुभुज क्या है? तो केवल ये जो हम लोग अभी इस तरह से आकृति बना रहे थे, अब अभी देखा होगा आपने, ये क्या है? सब रेखाखंड है। ये छोटी छोटी जो लाइन आप सेगमेंट देख रहे हो, खंड देख रहे हो रेखाओं का, यह रेखाखंड ही है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि केवल रेखाखंड से बना सरल वक्र, केवल रेखाखंड से बना सरल वक्र, बना सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी केवल रेखाखंड, रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगन। अब देखिए, रेखाखंड मतलब ये छोटी छोटी रेखा है, रेखाओं का टुकड़ा जो है, इसी को रेखाखंड कहते हैं। ये क्या है? रेखाखंड, रेखाखंड। अब इसी रेखाखंड से जैसे इस तरह का बना, इस तरह का आकृति बन गया, ये सब छोटा छोटा क्या है? सब रेखाखंड है। तो ये रेखाखंड से जो आकृति बना, यानी ये बंद, बंद मतलब क्या है? एक सिरा दूसरे सिरा से मिला हुआ होना चाहिए, कोई भी मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया बंद। तो ये सरल बंद वक्र जो है, यही क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज इस तरह से आप देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारी भुजाएं हैं। तो ये क्या है? बंद है। देखिए, हर एक सिरा बंद है, यही हो गया बहुभुज। तो केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेखाखंड जो है, ये छोटी छोटी जितने भी लाइनें आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये सब क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए इससे आगे अब हम बहुभुज के प्रकार को देखते हैं। तो बहुभुज की भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, किया जाता है। जैसे तीन भुजा हो गया, तीन भुजा मतलब त्रिभुज। चार भुजा
चतुर्भुज, पांच भुजा, पंचभुज, छह भुजा, षष्ठभुज। यानी इस तरह से हम लोग इसके आगे चलता रहेगा इत्यादि लिख देता हूँ। तो अगर वर्गीकरण हो रहा है बहुभुज का तो कैसे? त्रिभुज, जैसे इस तरह से त्रिभुज बना, इस तरह से एक चतुर्भुज बन जाएगा, पंचभुज भी बन जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, पंचभुज हो गया। नीचे में आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके बना देता, तो इस तरह से आप देखेंगे ये षष्ठभुज हो गया। तो इस तरह से ETC इत्यादि आगे आप समझ लीजिए कि इसी तरह से ये बहुभुज है। अब बहुभुज का प्रकार भी देखेंगे, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग उत्तल बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुभुज का प्रकार है। तो बहुभुज के प्रकार में हम लोग दो तरह के बहुभुज पढ़ेंगे, पहले उत्तल और अवतल, फिर उसके बाद जो है समबाहुभुज, विषम बहुभुज, दो और प्रकार, यानी चार प्रकार के आज मतलब इस बहुभुज का प्रकार हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उत्तल बहुभुज, कन्वेक्स पॉलीगन, मतलब उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, इस तरह से जैसे कोई भी सतह उभरा हुआ है, जैसे आदमी ज्यादा खा लेता है पेट निकल जाता है, यानी उठा हुआ हो, उत्तल। तो बहुभुज जिसका सतह उभरा हुआ है वो क्या है? उत्तल। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बहुभुज जिसका सतह उभरा हुआ है, अर्थात इसमें एक बात समझना होगा कि सतह कब उभरेगा। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर आप देखिए तो आपको लगेगा कि इसका आंतरिक कोण जितना भी है, अभी समझाऊंगा मैं, कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है, यानी अधिक नहीं होता है, ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण, यानी अंदर वाला कोण, ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब कन्वेक्स पॉलीगन्स देख लीजिए कि 180 डिग्री से कम हो। अब कोई एग्जाम्पल अगर आप बुक निकाले होंगे तो इस तरह का फिगर आपको दिखेगा। देखिए, आपको कोई भी एंगल, जितना भी एंगल है,
सब होगा 180 डिग्री से कम, यानी कोण जो है, कोण नहीं, प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा, छोटा होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी ये जितना भी एंगल आपको यहाँ दिख रहा है, ये सब क्या है? 180 डिग्री से कम है, यानी कि लेस देन 180 डिग्री। यानी ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से छोटा। अब आपको, अभी तो मैंने एक ही चित्र बनाया, अभी दूसरा चित्र अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? ये षष्ठभुज है। अब ये चतुर्भुज है, देखो 1 2 3 4, 4 गो भुजा है, इसमें 6 गो भुजा था। इसका देखो तो कोई भी एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। 180 डिग्री का मतलब क्या? सीधी रेखा। ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता। तो कोण देखो तो कहीं भी ये होता है 180 डिग्री। तो यानी इस तरह से अगर हो गया, ठीक है, तो ऐसे आया और फिर ऐसे बढ़ गया, तब हो गया 180 डिग्री से ज़्यादा। तो कोई भी कोण जो है 180 डिग्री से छोटा ही होगा उत्तल में। यानी इस तरह का एंगल अगर बन जाए तो 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो जाएगा जी। तो ये एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। सीधी रेखा जब तक है तब तक 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये ऐसे हो गया, इधर वाला तो कम हो जाएगा, ये बाहर वाला जो कोण है 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो इस तरह का अगर होता है बहुभुज जिसका कोण 180 डिग्री से कम है, यानी यहाँ पर जितना भी देखिएगा सबका कोण जो है 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। यानी प्रत्येक कोण जो है 180 डिग्री से क्या है? कम है। तो इसमें भी देखिए, इस तरह का आकृति भी देख लीजिए, ये वर्ग, या फिर इस तरह का आकृति देख लीजिए, सब आपको वर्ग में तो ये सब 90-90 मिलेगा। ये सब क्या है? 90-90 है। तो आपको समझना भी पड़ेगा कि ये उत्तल बहुभुज क्या है। तो उत्तल बहुभुज उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। यहाँ पर जितनी भी आकृति है सभी उत्तल बहुभुज है, और खास करके इसमें आपको चतुर्भुज को देखना है। हाँ, षष्ठभुज का एक एग्जाम्पल दिया है, पंचभुज का भी दे देता हूं, लेकिन ये भी उत्तल बहुभुज है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारी आकृति उत्तल बहुभुज की है, यानी जिसका एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। अब अवतल बहुभुज, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रकार पर, जो कि दूसरा है अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन्स। अब इसमें क्या है कि ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से अधिक होता है, यानी जो आंतरिक कोण है एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। ऐसा बहुभुज जिसका
देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तल में एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं था, लेकिन एक आंतरिक कोण जो है इसमें अवतल में एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक आंतरिक कोण कम से कम एक आंतरिक कोण आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब जैसे देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ केव है, केव माने होता है गुफा। तो गुफा वाली आकृति आपको कहीं दिख जाए, जैसे इस तरह से, ये देखिए तो ई वाला जो आंतरिक कोण है यही ना 180 डिग्री से बड़ा है। ये जो एंगल है यही क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। ये वाला एंगल, ये जो आपको दिख रहा है बाहर अंदर में, यही एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। और देखिए ये बाहर से गुफा की तरह लग रहा है ना कि घुस जाइएगा अंदर है। तो इस तरह का आकृति जो भी बनेगा ये सब क्या है, ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री से बड़ा। तो इस तरह का जितना आकृति बन जाएगा वो सब क्या होगा, अवतल बहुभुज। एक आकृति मैंने बनाया, थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको फिर से बनाता हूं। तो ये भी एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा। तो इस तरह का जितना भी आकृति आपको दिखेगा सब क्या है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अब आपको समझ में आया होगा कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या है। देखिए चलिए पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब समबहुभुज। अब तीसरा जो है वो है समबहुभुज। क्या है, समबहुभुज। समबहुभुज किसको कहेंगे, समबहुभुज मतलब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। समचतुर्भुज हो गया वो। समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन्स, यानी इसमें आप समझेंगे कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर हो, वो समबहुभुज होता है। तो वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं।
समबाहुभुज कहते हैं। देखिए, इस सम का मतलब है बराबर, अब बहुभुज तो बहुभुज है, तो जिसकी सभी भुजाएं, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा, बहुत सारी भुजा, ठीक ना। तो इसको जो है, अब आप देखिए, सम माने बराबर, अब बहुत सारी भुजा यानी बहुत सारी जितनी भी भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो जैसे देखिए किसका किसका बराबर है, जैसे में देखिए ये त्रिभुज बना लेंगे, अगर ये भुजा और ये भुजा तीनों भुजा बराबर है तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। अब एक वर्ग बना लीजिए ऐसा, वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब क्या है, बराबर है, तो ये वर्ग है। ये भी आएगा किस में, समबाहुभुज में, यानी बहुत सारी भुजा तो है लेकिन सभी भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और जब भुजा बराबर है तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, तो ये आपस में ऑलरेडी क्या है, पहले से ही बराबर है, ठीक है। इसमें भी ये एंगल समबाहु त्रिभुज में सभी 60 डिग्री का होता है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होता है, तो ये भी कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है। तो इस तरह से जैसे इसमें पंचभुज का अगर ले लिया जाए, अगर ये भुजा, सॉरी ये गलत बन गया, थोड़ा सा देखने में छोटा बड़ा लगने लगा, तो षष्ठभुज का ले लेते हैं ना, बनाने में हाथ से थोड़ा सा देखिए ना। अच्छा, आप लोग समझिए कि बराबर है, इसीलिए कि हाथ से उतना सही हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये षष्ठभुज में देखिए, ये भुजा सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और इसके जितने भी कोण हैं सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यही है समबाहुभुज। यही क्या है, देखिए आप लोग को लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन जब एक बार कंसेप्ट बन जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, तो बहुत मजेदार चीज है ये। नाम से पहचानिए ना, सम माने बराबर, बहुभुज माने बहुत सारी भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, सम बहुभुज है, तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं विषम बहुभुज पे। वैसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं हो और आप कोण भी आपस में बराबर ना हो। देखिए नाम है विषम, मतलब बराबर ना हो, विषम माने बराबर न हो, सम माने बराबर होता है, बहुभुज माने बहुत सारी भुजाएं, बहुत सी भुजाएं। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी भुजाएं तो है लेकिन सभी आपस में बराबर नहीं है, तो विषम बहुभुज त्रिभुज बहुभुज कहते, विषम बहुभुज। तो वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी भुजाएं एवं कोण बराबर ना हो,
जिसकी भुजाएं एवं कोण बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं, यानी इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। यानी जिसकी वैसा बहुभुज जिसकी भुजाएं एवं कोण बराबर न हो। तो भुजाएं एवं कोण जो है बराबर नहीं हो तो क्या होगा? अब जैसे एग्जाम्पल में, अभी तक तो ये थ्योरी चल रहा था, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अब आप एक त्रिभुज ऐसा ले लीजिए, देखिए तो तीनों भुजा बराबर है? नहीं है। ये वाला सबसे बड़ा लग रहा होगा, तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया? विषम बहुभुज। ये क्या है? 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज क्या हो गया? विषम बहुभुज। अब इसमें और सारा है। एक तो अब एक पंचभुज का एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, इसमें देखिए तो ये दोनों बराबर लग रहा है, लेकिन ये क्या बराबर है? तो ये जो पांचों भुजाएं हैं आपस में बराबर नहीं लग रहा है, यानी सब अलग अलग दिख रहा है। देख रहे हैं? तो ये क्या हो गया? विषम बहुभुज। अब आप ऐसा कुछ ले लीजिए, इस तरह की आकृति, ये भी क्या है? विषम बहुभुज। थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ी हो जा रहा है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस तरह का अगर बन जाए। मतलब समझाना ये चाहता हूं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह का बहुभुज भी, ये जो षष्ठभुज है, ये इस तरह का बहुभुज क्या होगा? विषम बहुभुज होगा, समबहुभुज नहीं होगा। तो ये सब क्या है? जैसे में विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पहले वक्र, फिर समतल वक्र, फिर सरल बंद वक्र, फिर बहुभुज, फिर बहुभुज का वर्गीकरण भुजाओं की संख्या के आधार पर, फिर उसके बाद जो है बहुभुज के प्रकार, मतलब बहुभुज के प्रकार में क्या क्या देखा? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज, सभी को मैंने बताया है। एक बार आप ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, जब तक आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक तो मुश्किल है। अब मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में